अभी तक मैंने आपसे फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्कस की है एंड कुछ नॉर्मल फॉर्म्स भी डिस्कस किए हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अप टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म, है ना। हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक हमने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। सो थोड़ा सा रिमाइंड कर देता है हमने क्या क्या डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। सो पिछली क्लासेस में वी हैव डिस्कस्ड फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या होती हैं एंड फंक्शन डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी। देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है भी मैंने उसकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर ली थी। तो मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ और देन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ओके, सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, एक टेबल को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे अगर नंबर एक वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। नंबर दो, उस टेबल में कोई भी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं हो। ओके। सो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी से आपको मालूम होगा कि जैसे मैंने कहा कि अगर एक टेबल में ए बी मिलकर के की का काम कर रहा है, सो सपोज आर इक्वल टू ए बी सी डी एक स्कीमा है और उसमें ए और बी मिल करके कैंडिडेट की का काम कर रहे हैं। दोनों दो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की है या यू कैन से ऑल्सो द की। सो अगर उस टेबल में जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो ए बी से डिटरमाइन हो, दैट मीन्स अगर ए बी डिटरमाइन सी है और ए बी डिटरमाइन डी है, यही दो फंक्शन डिपेंडेंसी रिलेशन में है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज है वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। ठीक है। फुल फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब है कि किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी में पूरा का पूरा की आना चाहिए। सो ए बी डिटरमाइन सी इज ए फंक्शन डिपेंडेंसी जिसमें ए बी की है और सी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना। सो ये आपकी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जांपल हुआ। सिमिलरली सपोज एक और फंक्शन डिपेंडेंसी है ए बी डिटरमाइन डी। सो ए बी डिटरमाइन डी भी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फुल क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी की आ रही है और राइट हैंड साइड में कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सो इसमें याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी हम पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंस की बात करेंगे। सो ऐसा रिलेशन जिसमें जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो सबकी सब फुल हैं, पार्शियल कोई भी नहीं है, तो हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं कि वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। और ऐसे रिलेशन को अ, अगर वो ऐसे एक डेटाबेस में ऐसे ही सारे रिलेशन है, दैट मीन सारे रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो हम कहेंगे कि वो डेटाबेस भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके। सो लेट्स सी अवर प्रीवियस एग्जांपल। हम चेक करते हैं कि क्या ये एग्जांपल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सो सी दिस टेबल। नाउ इस टेबल में अगर आप देखें आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट, ये कॉलम्स है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सो लेट्स सी, लेट्स चेक कि ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। सो एक रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर पता करना है कि ये सेकंड में है या नहीं है या किसी भी नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के आगे की जब हम बात करें तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि उस रिलेशन में की कौन सा एट्रीब्यूट है या की क्या है। तो की का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो कई रिलेशन में की आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा। ओके। कुछ केसेस में डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपको की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है और यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एट्रीब्यूट की होगा, देन टेबल नॉट डिस्प्ले, टेबल नहीं दिखाई दे रही है। नहीं सर।
नो, रमोद वाज कंप्लेनिंग दैट कि टेबल उसे नहीं दिखाई दे रही है। तो दिखने लगा सर। ओके, ओके, आप शायद लेट आए होंगे इसलिए लेट ज्वाइन किया है, इसलिए आपको शेयर नहीं हो पाया होगा समहाउ। सो नाउ इस टेबल में जैसा मैंने कहा कि आपको की आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप की आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप पता कर पाएंगे कि किसी रिलेशन में पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी है या नहीं है। ओके, तो इस टेबल में अगर आप देखें तो इसमें टेबल में क्लियर है कि की क्या है, आईडी। आईडी इज द की और नॉट। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो आईडी इज नॉट ओनली द की। जैसे चूंकि आप देखेंगे इसमें बिल्डिंग, आईडी बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा है। आईडी जो है इस टेबल में की है। ओके, कोई और बताना चाहेगा कि आईडी की क्यों है या नहीं है, अगर किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन हो कि आईडी इज नॉट द की और आईडी इज द की। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आईडी की है, लेकिन अगर कोई मुझसे एग्री ना हो तो वो अपना रीजन बता सकता है कि आईडी की नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर सर ये की है एटॉमिक, क्योंकि इसके जो डोमेन है सारे एटॉमिक है सर, इंडिविजुअल है। नहीं, ये रीजन नहीं होता है। की होने के लिए जरूरी होता है कि वो एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट को हम की बोलते हैं अगर अगर हम की को फंक्शन डिपेंडेंसी के टर्म में डिफाइन करें। इफ वी डिफाइन प्राइमरी की इन टर्म्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, तो प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी है फंक्शन डिपेंडेंसी के फॉर्म में, या डेफिनेशन है कि प्राइमरी की टेबल के सारे कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो आईडी की है तो आईडी नेम को भी फंक्शनली डिटरमाइन करना चाहिए, सैलरी को भी डिटरमाइन करना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम को भी डिटरमाइन करना चाहिए, बिल्डिंग को भी फंक्शनली डिटरमाइन करना चाहिए, एंड बजट को भी फंक्शनली डिटरमाइन करना चाहिए। सो मैंने अब बता दिया है, अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं क्या आईडी सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है क्या फंक्शनली। अगर कर रहा है देन आईडी इज अ की, अगर नहीं कर रहा है तो आईडी की नहीं होगी। किसी भी एक कॉलम को अगर आईडी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगा तो आप उसे की नहीं कह सकते। यस सर, डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग और बजट को नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग और बजट को नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कैन यू एक्सप्लेन। सर जैसे कि डिपार्टमेंट नेम 2 है, कंप्यूटर साइंस 2-3 जगह है और उसका आईडी अलग-अलग है सब जगह। तो उससे पता हम लोग आईडी से हम लोग पता नहीं कर पाएँगे कि ये आईडी कौन-सा डिपार्टमेंट का है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के 3 आईडी यहाँ पर मिल जा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखिए, आपको याद होगा फंक्शन डिपेंडेंसी जो है उसे चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप एक किसी भी पेयर ऑफ रिकॉर्ड के लिए, जैसे आप चेक करना चाहते हैं कि आईडी बिल्डिंग को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे रिकॉर्ड्स ढूंढिए जिसमें दो जगह आईडी सेम हो। लेकिन आपको ऐसे कोई भी दो रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे जहां आईडी सेम नहीं हो, है ना। तो चूंकि आईडी इस टेबल में हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक है, तो ऑब्वियसली आईडी सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। सो आईडी इज द की। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप कन्विंस नहीं है देन टेबल को ध्यान से देखिए और आप देखेंगे कि कोई भी दो ऐसे रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे जिसमें आईडी की वैल्यू सेम हो और फिर बिल्डिंग की वैल्यू उसमें अलग अलग हो सेम वैल्यू के लिए। तो चूंकि आईडी आपको सेम नहीं मिलने वाला है, तो बिल्डिंग के सेम होने ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करते समय सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो वैल्यू है कोई दो रिकॉर्ड के लिए इक्वल है क्या। अगर इक्वल है देन हम आगे की कंडीशन चेक करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है जहां लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में सेम मिल रही हो दो रिकॉर्ड्स के लिए, तो फिर आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, हम सीधे डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ये फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड हो रही है। तो इस रिलेशन में ये जो रिलेशन है आपका एक्चुअली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, ये जो रिलेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं
सबकी सब फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब हो गया। सो आप यहाँ लिस्ट डाउन कर सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ होल्ड होंगी। आईडी विल फंक्शनली डिटरमाइन नेम, ID will determine salary, ID will determine department name, ID will functionally determine building, and ID all will also determine budget. Now और further function dependencies अगर आप देखें तो नेम और सैलरी, नेम जो है ना सैलरी को डिटरमाइन नहीं करेगा। सिमिलरली सैलरी और नेम आपस सैलरी एंड नेम विल, सैलरी विल ऑल्सो नॉट डिटरमाइन नेम। ठीक है, हाँ डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग को भी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा और डिपार्टमेंट नेम जो है बजट को भी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम जो एट्रीब्यूट है इट विल डिटरमाइन बिल्डिंग। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन बिल्डिंग, डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन बजट। लेकिन बिल्डिंग जो है बजट को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगी। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आप चेक करें कि क्या बिल्डिंग बजट को डिटरमाइन कर रहा है तो आप देखिए एक ही कोई पेयर उठा लीजिए। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पेयर। बिल्डिंग का नाम टेलर है लेकिन दोनों जगह बजट की वैल्यू अलग अलग है। सो बिल्डिंग बजट को डिटरमाइन नहीं करता है, हाँ डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा है और डिपार्टमेंट नेम बजट को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी जो है ये फंक्शन डिपेंडेंसी जो है ना इस रिलेशन में होल्ड हो रही है। सो चूंकि इस टेबल में की जो है आईडी है जो कि सिंगल एट्रीब्यूट की है, कंपोजिट की नहीं है। सो आपको कुछ भी नहीं चेक करना है इस केस में, जिस रिलेशन में कंपोजिट की नहीं होती है, ओके, जिस रिलेशन की जो की है वो नॉन कंपोजिट है, वो रिलेशन हमेशा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। ओके, जिस रिलेशन में की जो है, लेट मी रिपीट अगेन, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि यदि किसी रिलेशन में जो की है वो सिंगल एट्रीब्यूट से मिल करके बनी है, दैट मीन्स कंपोजिट की नहीं है, तो वो रिलेशन हमेशा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। ओके, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। सो इस केस में ये जो रिलेशन है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, वी विल सी सम एग्जांपल एट सामने कुछ एग्जांपल, आई विल डिस्कस वन एग्जांपल विद यू जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक रिलेशन जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। आई हैव shown you that this relation is in second normal form. Now still ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के बावजूद भी इसमें सारी एनोमलीज प्रेजेंट है ना। सो आपको याद होगा ये इसी रिलेशन में मैंने शुरू में ही सारी एनोमलीज में बता चुका हूँ इसमें। तो ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के बावजूद भी जो एनोमलीज थी वो सबकी सब प्रेजेंट है इसमें। सो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी हमारे डेटाबेस डिजाइन के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अगर हम सोचें कि हम अपने डेटाबेस को सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज कर लें और सोचें कि नाउ वी आर डन, हमारा काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज नॉट सफिशिएंट। क्योंकि ये रिलेशन आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है ये इसका, कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है लेकिन तब भी इसमें वो जो एनोमलीज हमने डिस्कस की थी वो है, क्योंकि मैंने यही एग्जाम्पल लेकर के आपको सारी एनोमलीज एक्सप्लेन की थी। सो second normal form is not sufficient. Okay, so second normal form जो है ऐसे रिलेशन जहां पे कंपोजिट की हो, वहां पे कई बार केसेस में पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ना हो। सो सपोज करिए अब आपके पास एक टेबल हो, हम इसी टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। नाउ इमेजिन करिए आईडी कॉलम हमारे पास नहीं है इस टेबल में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट्स रिमूव आईडी कॉलम फ्रॉम हियर। अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम मान लेते हैं कि इसमें आईडी जो कॉलम है वो नहीं हमने लिया है और हमारे पास केवल अब 5 कॉलम्स हैं, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट। नाउ इस टेबल में एक साथ में एक अजम्पशन और जोड़ रहा हूं कि डिपार्टमेंट नेम और नेम मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट में सेम नाम की फैकल्टी नहीं है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट में
एक ही नाम की दो फैकल्टी नहीं है, ये अजम्पशन और ले रहा हूं मैं इस डिजाइन में। ठीक है, क्या अजम्पशन है मेरी? आईडी कॉलम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नेम और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो सेम नाम की फैकल्टी नहीं है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, नाउ अगर अब आप मेरे पास ये रिलेशन होगा, तो इस रिलेशन में थोड़ी, वैसे तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ नाम रिपीटेड नहीं है, तो ये इस एग्जाम्पल पर मुझे, इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में नहीं रखना है, इस एग्जाम्पल का एक जनरलाइज्ड वर्जन मान के चलना है। सो मेरे पास अब क्या सिचुएशन है कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है, बिल्डिंग है, बजट है। अगर कोई इसको रियलाइज नहीं कर पा रहा हो तो आप इस टेबल के कॉलम्स को नोट डाउन कर सकते हैं, और जो अजम्पशन मैं लिख रहा हूँ वो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अजम्पशन मेरी क्या है कि नेम और डिपार्टमेंट नेम का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है, और इसको यूनिक बनाने के लिए मैंने अजम्पशन मान लिया कि एक अजम्पशन ले लिया कि डिपार्टमेंट नेम के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में दो फैकल्टी सेम नाम की नहीं है। ये मेरी अजम्पशन है। विद दिस अजम्पशन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे, तो आप देख पाएंगे कि नेम और डिपार्टमेंट नेम, नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम मिल करके की का काम करेंगे। ठीक है ना, नेम और डिपार्टमेंट नेम जो है मिल करके प्राइमरी की का, इस टेबल में प्राइमरी की का काम करेंगे। तो इस टेबल में फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या क्या होंगी? नेम सैलरी को डिटरमाइन करेगा नहीं, है ना, नेम सैलरी को डिटरमाइन नहीं करता है। ध्यान रखना ये टेबल में हो सकता है क्वालिफाई हो, लेकिन मैंने क्या कहा है, हमें टाइम इंडिपेंडेंट एफडीज को ध्यान देना होता है। सो एक जनरलाइज टेबल अगर आप इसको कर दोगे तो नेम और सैलरी में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि दो सेम नाम के पर्सन हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे ओबियसली, क्योंकि हमने मान लिया है एक डिपार्टमेंट पर नहीं है। लेकिन लेट्स से कार्ड्स नाम के दो फैकल्टी हो सकते हैं, एक लेट्स से कंप्यूटर साइंस में है, एक किसी और डिपार्टमेंट में है, तो उनके नाम सेम है लेकिन उनकी सैलरी अलग अलग हो सकती है। सो नेम और सैलरी में फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है, दैट मीन्स नेम इज नॉट डिटरमाइनिंग सैलरी। सिमिलरली सैलरी भी नेम को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगी। ओके, डिपार्टमेंट नेम स्टिल बिल्डिंग को डिटरमाइन करेगा फंक्शनली, एंड बजट को भी डिटरमाइन करेगा। सो इस केस में नेम एंड डिपार्टमेंट नेम जॉइंटली मिल करके प्राइमरी की का काम करेंगे। ओके, नाउ अब अगर आप देखें तो आप नोट डाउन करें, मैं आप लिस्ट करिए, मैं जो फंक्शन डिपेंडेंसीज आपको नोट बता रहा हूँ क्या क्या है इसमें। नेम एंड डिपार्टमेंट नेम विल फंक्शनली डिटरमाइन सैलरी, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन सैलरी। नंबर 2, सेकंड नंबर की फंक्शन डिपेंडेंसी है डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइंस बिल्डिंग, डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइंस बजट। तो ये टोटल फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं जो इस रिलेशन में होल्ड हो रही हैं। ओके, नाउ क्योंकि इस टेबल में की क्या है, डिपार्टमेंट नेम एंड नेम, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स इस टेबल में कौन कौन से होंगे? नेम एंड डिपार्टमेंट नेम प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। बाकी के बचे हुए एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? सैलरी, बिल्डिंग एंड बजट, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। मार्क कर लीजिए आप कौन कौन से प्राइम है, कौन कौन से नॉन प्राइम है। ओके, सो मैं यहाँ पर मार्क लगा देता हूँ कि प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। सो आपका नेम एंड डिपार्टमेंट नेम ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, एंड नॉन प्राइम को मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। बिल्डिंग, बजट एंड सैलरी ये आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। ओके, और की को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ किसी अलग कलर से। लेट्स से की के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये दोनों मिलकर के की का काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। नाउ आप देख सकते हैं यहां पर एक पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी है, एक नहीं दो है। कैसे? डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन बिल्डिंग, ये एक पार्शियल एफडी है ना? क्यों है? क्योंकि ये स्कीम है लेफ्ट हैंड साइड में, इस फंक्शन डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड में की का एक
प्रॉपर सबसेट आ रहा है, मतलब डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि आपकी की क्या है, नेम और डिपार्टमेंट नेम। सो की का एक पार्ट से मतलब एक एट्रीब्यूट, पूरी की नहीं, बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा है की का एक पार्ट, और की का एक पार्ट बजट को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो एक साथ दो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां है, ठीक है। सो दो पार्शियल एफडी है यहां पर, ठीक है। कौन कौन सी? डिपार्टमेंट नेम, सॉरी, डिपार्टमेंट नेम जो है बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा है, सो एक पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी ये हो गई, और डिपार्टमेंट नेम बजट को डिटरमाइन कर रहा है, एक पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी ये हो गई। बिल्डिंग और बजट में डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग बजट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी है ही नहीं है। सो दो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी इस टेबल में है। नाउ अब ये जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन जिसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, इस रिलेशन को हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर के आना हो तो क्या करेंगे? तो किसी भी रिलेशन को अगर हमें हायर नॉर्मल फॉर्म में ले जाना होता है, उसका रास्ता होता है डिकम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज डिकम्पोजिशन? तो डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, एक जो टेबल है जो किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हम उस टेबल को क्या करते हैं और स्मॉलर टेबल में ब्रेक कर देते हैं, यू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। जो फंक्शन डिपेंडेंसी उस टेबल में होल्ड हो रही है उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, टेबल को ब्रेक कर देते हैं। और जो फंक्शन डिपेंडेंसी एक्चुअली उस प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, उनको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस रिलेशन को, जिसमें आईडी कॉलम मैंने मान लिया है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस रिलेशन को मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो दो एफडीज है कि डिपार्टमेंट नेम और बिल्डिंग और डिपार्टमेंट नेम एंड बजट, ये दो पार्शियल एफडी है, ये दोनों इस रिलेशन से एक अलग हट जाए। इन दोनों एफडीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ समहाउ। सो इनको खत्म करने का रास्ता सीधा सीधा यही है कि मैं क्या करूं कि ये जो डिकम्पोजिशन है, इसमें ये जो प्रॉब्लमेटिक फंक्शन डिपेंडेंसी है, डिपार्टमेंट नेम एंड बिल्डिंग एंड डिपार्टमेंट नेम एंड बजट, मैं इनको सेपरेट कर दूं। सो व्हाट आई विल डू, मैं इस टेबल को दो टेबल्स में ब्रेक कर देता हूं। एक तो डिपार्टमेंट नेम और बिल्डिंग और डिपार्टमेंट नेम बजट, ये दोनों ही एफडी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ये दोनों ही मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं इन दोनों एफडीज को सेपरेट कर दूं। चूंकि दोनों साइड में डिपार्टमेंट नेम कॉमन है, सो इट विल बी बेटर कि मैं इन तीनों को मिलाकर के एक टेबल बना दूं, इन तीनों कॉलम को। सो मैं इस टेबल को क्या करूंगा, दो टेबल में ब्रेक करूंगा। एक टेबल ये दोनों कॉलम से मिलकर के बनेगी, दिस इज टेबल 1, लेट मी राइट T1, और दिस इज योर टेबल T2। सो दो टेबल आप बना देंगे। सो इस तरीके से हम रिलेशन को ब्रेक करके इसको फर्दर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं। ओके, सो अब जैसे ही आप इस रिलेशन को ब्रेक करेंगे, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इन दोनों सेपरेट रिलेशन को। अब आपके पास दो टेबल हो गई। टेबल का नाम आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको उचित लगे। मैंने इस केस में T1 लिया था, आप कोई प्रैक्टिकल नाम ले सकते हैं। और इस टेबल का नाम T2 है, ठीक है। सो मैं इसे डिपार्टमेंट नाम दे सकता हूँ, मीनिंगफुल नाम। इसको आप कुछ भी नाम सोच लीजिए, इसके लिए लेट्स से इंस्ट्रक्टर सैलरी नाम से दे सकते हैं, इंस्ट्रक्टर सैलरी नाम है इस टेबल का। और लेट्स से इस टेबल का नाम डिपार्टमेंट नेम है। ओके, सो ये मैंने इस तरीके से इस टेबल को ब्रेक कर दिया। सो इस तरीके से मैं जब टेबल को ब्रेक करता हूँ, सो ये जो ब्रेक करने का जो प्रोसीजर है या जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज नाउन एज डिकम्पोजिशन। ओके, तो जब आप एक लार्जर टेबल को स्मॉलर टेबल में डिवाइड कर देते हो, क्योंकि आप उस टेबल को हायर नॉर्मल फॉर्म में ले जाना चाहते हो, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ओके, अब डिकम्पोजिशन आपका दो तरीके का हो सकता है, लॉसी एंड लॉसलेस। नाउ लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि जब आप एक टेबल को डिवाइड कर दें दो टेबल में, तो ऑब्वियसली जब आपने टेबल्स को डिवाइड किया है तो कई बार जरूरत पड़ती है आपको कि इन दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करके जो ओरिजिनल टेबल थी ये वाली पूरी, इस डेटा को रीजनरेट भी कर पाए। ओके,
ज्वाइन कर पाए। सो दैट मीन्स आप जब टेबल को डिवाइड करेंगे तो कई बार आपको टेबल की जब क्वेरी आप करते हैं, सब क्वेरीज यूजर को करने देंगे, तब आपको इन दोनों टेबल के डेटा को हो सकता है कंबाइन करना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी क्वेरी को आंसर करने के लिए आपको टेबल्स को कंबाइन करना पड़ता है। सो जब ज्वाइन करेंगे आप तो दोनों का डेटा कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब आप टेबल को डिवाइड कर देते हो तो ज्वाइन करने पर कभी कभी तो ओरिजिनल टेबल का पूरा डेटा रिकवर हो जाता है। दैट मीन्स जो ओरिजिनल में टेबल में डेटा था वही डेटा आपको मिल जाएगा। तो ओरिजिनल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने T1 और T2 दो टेबल बना दी, अब मैं इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन कर दूं, ठीक है। अब नेचुरल ज्वाइन करने पर मुझे ये पूरी टेबल जो मैं पहले मान के चल रहा था, ये वाली पूरी टेबल एज इट इज विद डेटा मिल जाती है। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन जो डिकम्पोजिशन है, सॉरी, ये लॉसलेस है। दैट मीन्स जब मैं डिकम्पोज टेबल से उनका ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनल टेबल अगर एज इट इज जनरेट कर पाता हूँ, दैट मीन्स कोई भी रिकॉर्ड कम नहीं होता है और कोई भी रिकॉर्ड बढ़ता नहीं है। सो ऐसा डिकम्पोजिशन कहलाता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। लॉसलेस का मतलब कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। ओके, मतलब यह कहने का, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने सपोज एक टेबल जो ओरिजिनल टेबल थी इसको डिकम्पोज करके दो टेबल बना ली, T1 एंड T2। ओके, अब T1 को और T2 को अब जब आप नेचुरल ज्वाइन कर पा रहे हैं और नेचुरल ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनल जो टेबल थी ये वाली, तो इसको एज इट इज, जिसमें इसमें जितने रिकॉर्ड थे वही रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली आप रिकवर कर लेते हैं, वही जनरेट कर लेते हैं ज्वाइन करने के बाद। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे कि ये आपने जो डिकम्पोजिशन किया ये लॉसलेस है, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। लॉसलेस का मतलब देयर इज नो लॉस। ओके, नाउ दूसरी सिचुएशन अब इमेजिन करिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने T1 T2 तो बना ली, लेकिन T1 T2 बनाने पर जब आप इनका नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये जो ओरिजिनल डेटा है, मतलब ओरिजिनल टेबल विद दिस डेटा नहीं मिल रही है। एक दो रिकॉर्ड गायब हो गए या कुछ रिकॉर्ड एडिशनली अननेसेसरी वाले जो एक्चुअली थे नहीं टेबल में वो भी जनरेट हो गए हैं। ठीक है, दैट मीन्स ओरिजिनल जो टेबल के बराबर आपका ज्वाइन नहीं आ रहा है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को वो हम कहते हैं कि दिस इज लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसी डिकम्पोजिशन, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि लॉसी डिकम्पोजिशन हमारे काम का नहीं है। सो वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ लॉसी डिकम्पोजिशन। जब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, जब हम एक रिलेशन को एक हायर नॉर्मल फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो हमें डिकम्पोजिशन करना पड़ता है। और जब डिकम्पोजिशन आप कर रहे हैं तब आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि डिकम्पोजिशन कैसा हो, लॉसलेस हो। ओके, और लॉसलेस डिकम्पोजिशन ही आप कर पाएंगे। अगर लॉसी डिकम्पोजिशन आपके कोई मतलब का नहीं है कि अगर आपने एक लॉसी डिकम्पोजिशन कर दिया तो आप ओरिजिनल डेटा नहीं जनरेट कर पाएंगे, आप कुछ डेटा लूज कर जाएंगे, और दैट लॉसी डिकम्पोजिशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। समटाइम्स मे बी एक्सेप्टेबल हो सकता है, बहुत कम रेयर सिचुएशंस में, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं था, तब बात अलग है। बट डिजायरेबल ये है कि हमारा डिकम्पोजिशन लॉसलेस होना चाहिए। नाउ लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन आगे आएंगे, वी विल कम टू दैट। लेकिन मैं सिंपली एक आइडिया बता देता हूँ कि लॉसली डिकम्पोजिशन और लॉसलेस कब अचीव किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम होगा, जैसे मैंने ये टेबल कंबाइंड की, ये टेबल बनाई और एक टेबल ये बनाई, तो ये डिकम्पोजिशन जो मैंने अभी आपको दिया है ये कैसा है, लॉसी है। आप इन दोनों टेबल से ओरिजिनल टेबल जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप इन दोनों टेबल से ओरिजिनल टेबल जनरेट नहीं कर पाएंगे। जो मैंने डिकम्पोजिशन आपको अभी बताया है ये डिकम्पोजिशन लॉसी है। कैसे लॉसी है, क्योंकि जब आप जैसे मैंने मान लीजिए ये टेबल बनाई, अब इस दोनों टेबल कंबाइंड थी, तब आपको मालूम था कि आइंस्टीन का डिपार्टमेंट में फिजिक्स है, इसलिए आइंस्टीन की बिल्डिंग और बजट आप बता पा रहे थे, आइंस्टीन के डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का बजट बता पा रहे थे आप। लेकिन जब मैंने ये टेबल अलग कर दी और ये टेबल अलग कर दी, अब आप आइंस्टीन की सैलरी तो बता पाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आइंस्टीन का डिपार्टमेंट क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू टेल। इमेजिन करिए आपको ओरिजिनल टेबल अब नहीं पता है, ठीक है। वैसे ओरिजिनल टेबल में तो आपको पता है कि फिजिक्स है, लेकिन आप उसे देख के बताएंगे। लेकिन इमेजिन करिए अब वो टेबल नहीं है आपके पास सिर्फ T1 है और सिर्फ T2 है, और आपसे पूछा जाए आइंस्टीन का डिपार्टमेंट नेम क्या है, तो आप आइंस्टीन का डिपार्टमेंट नेम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कोई कनेक्शन ही नहीं बता पाएंगे कि इस रिकॉर्ड का अब किसके साथ कनेक्शन है, किस डिपार्टमेंट नेम के साथ कनेक्शन है, वो लॉस्ट हो गया, है ना। सो
आप केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये डिकम्पोजिशन लॉसी हो गया। नाउ अब एक काम आप कर सकते थे कि बिल्डिंग को दोनों साइड कॉमन कर देते। जब बिल्डिंग एट्रीब्यूट को दोनों साइड मतलब नेम सैलरी और बिल्डिंग यहाँ ले लेंगे, बिल्डिंग का मतलब हो गया आइंस्टीन जिस बिल्डिंग में बैठता है, मतलब उसके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, और ऐसे आप बनाइए। सो तीन, अब आप T1 T2 को ऐसे बनाइए, नेम सैलरी एंड बिल्डिंग, एंड दूसरी T2 बनाया आपने डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग एंड बजट। तो अब इसमें दोनों साइड बिल्डिंग एट्रीब्यूट कॉमन है, और जब आप बिल्डिंग एट्रीब्यूट को कॉमन कर लेंगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे प्रैक्टिस करना है आपको, है। तो नोट इट डाउन। आपको अब इस टेबल को ऐसे बनाना है, इस डिकम्पोजिशन को ऐसे करना है। नेम सैलरी, आप केवल अभी कॉलम्स के नाम नोट कर लो, रिकॉर्ड्स को बाद में डिवाइड करके फिर दोबारा ज्वाइन करके देख लेना। सो नेम सैलरी एंड बिल्डिंग, 3 कॉलम की ये टेबल बनेगी, और डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग एंड बजट एक टेबल ये बनेगी, ठीक है। तो ये कॉलम कैसे बनेगा, जब बिल्डिंग इधर आ जाएगा तो टेबल के रिकॉर्ड्स कैसे होंगे, पहली वाली के आइंस्टीन, देन सैलरी 95,000, और बिल्डिंग होगी इसकी, आइंस्टीन की बिल्डिंग कौन सी थी, फिजिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग ऑब्वियसली। सो वाटसन, आइंस्टीन 95,000, वाटसन वो 19,000 एंड पेंटर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास 2 टेबल हो गई। अब एक टेबल में है कॉलम्स नेम सैलरी एंड बिल्डिंग, दूसरी टेबल में कॉलम है डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग एंड बजट। अब आप इनका नेचुरल ज्वाइन करके देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, घर पे करना है, दोनों का नेचुरल ज्वाइन करना, और आप ऑब्जर्व करना क्या आपको यही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं ओरिजिनली जो थे नेचुरल ज्वाइन करने पर। सो यू विल आइडेंटिफाई दैट कि नहीं मिलेंगे आपको, या तो ज़्यादा रिकॉर्ड मिलेंगे या कम मिलेंगे। ऑब्वियसली इस केस में आपको ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे बन जाएंगे जो एक्चुअली इस टेबल में थे ही नहीं। तो ये डिकम्पोजिशन आपका कैसा है, लॉसी डिकम्पोजिशन होगा। नाउ अब मैं एक दूसरा डिकम्पोजिशन बता रहा हूं, अगेन फिर से नोट करिए। अब आप इस टेबल को ऐसे डिकम्पोज करना, नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम, एक डिकम्पोजिशन ये बनेगा। सो एक टेबल आपने बनाई इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट करके, उसमें सैलरी भी रहेगी हालांकि नाम, लेकिन उसका इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट रख लीजिए। तो इसमें 3 कॉलम है, नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम, नोट कर लीजिए, ओके। दूसरी टेबल आप बनाएंगे डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग एंड बजट, ओके। सो अब ये 2 टेबल्स आपके पास हो गई, और इसमें आप इसी हिसाब से डेटा बना लीजिए अपना, ये इसी यहाँ से डेटा कॉपी कर लीजिए। सो अब पहली टेबल में ये डेटा आएगा, आइंस्टीन 95,000 फिजिक्स, वो 90,000 फिनांस, अल्सेड 60,000 हिस्ट्री एंड सो ऑन, और एक में ये वाला डेटा होगा। सो डिपार्टमेंट नेम कॉमन जो कॉलम है वो दोनों साइड होगा, दोनों जगह कॉमन है डिपार्टमेंट नेम कॉलम, ओके। सो अब नाउ आप ये जो डिकम्पोजिशन देखेंगे, सो ये डिकम्पोजिशन एक्चुअली अब आपका लॉसलेस होगा, इसमें कोई लॉस नहीं होगा, और एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं वही रिकॉर्ड्स आप इन दोनों टेबल के ज्वाइन करने से जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। ये भी अगेन आपके लिए होमवर्क है, ये कंफर्म करके देखना कि क्या ओरिजिनल टेबल अब जनरेट होगी, ओके। मैंने आपको बता देता हूँ, आई नो द आंसर, जनरेट होगी। सो नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। नाउ अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के डिपार्टमेंट नेम कॉलम कॉमन क्यों किया। तो इसके पीछे रीजन है, मुझे पता था इसलिए मैंने आपको बताया कि ये लॉसी इसलिए होगा क्योंकि लॉसी डिकम्पोजिशन के लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन है कि जब भी आप एक रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं तो जो कॉमन रिलेशन आप जो रख रहे हैं दोनों टेबल में, एक्चुअली सबसे पहली कंडीशन डिकम्पोजिशन के लिए ये है कि एक कॉलम को किसी को भी दोनों टेबल में, जब आप एक रिलेशन से 2 टेबल बना रहे हैं तो दोनों जगह पे एक कॉमन कॉलम रखिए, सो दैट आप जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन कंबाइन कर पाए, ठीक है। सो इन टेबल को रीजनरेट करने के लिए नेसेसरी है कि एक कॉमन कॉलम दोनों टेबल में हो, कोई सा भी रखा जाए, ठीक है, पहली चीज। लेकिन कोई सा भी कॉलम रख दोगे तो गारंटी नहीं है आपकी कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो। लॉसलेस के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर आप लॉसलेस डिकम्पोजिशन बनाना चाहते हैं तो एक खास कंडीशन ये है कि दोनों में जो कॉमन कॉलम रखा है आपने, वो कॉलम किसी ना किसी एक टेबल में जो डिकम्पोजिशन से बनी है उसमें की का काम करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो दूसरा डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया 3 कॉलम वाला 3-3 वाला, ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस है। इसके पीछे रीजन क्या होगा, इसके पीछे रीजन ये है कि डिपार्टमेंट नेम कॉलम एक टेबल में की का काम कर रहा है।
सो डिकम्पोजिशन करते समय आपको याद रखना है कि जो कॉमन कॉलम है जो दोनों टेबल में ऑकर हो रहा है वो किसी ना किसी टेबल में प्राइमरी की तरह काम करे। अगर आप इस तरीके से डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमेशा वो डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस होगा। ओके, तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए हमेशा कंडीशन ये है कि आप जब डिकम्पोज करें एक टेबल को तो जो कॉमन कॉलम रख रहे हैं दोनों को, दो टेबल्स में या 3 टेबल भी बनाओगे तब तो जो कॉमन कॉलम रखोगे उनमें जो भी कॉमन कॉलम है वो किसी ना किसी एक टेबल में की का काम करना चाहिए। अगर ऐसा आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो लॉसलेस होगा। तो जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया था, इसमें डिपार्टमेंट नेम जो कॉलम है ये की का काम कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग को डिटरमाइन करता है और बजट को भी डिटरमाइन करता है। तो अगर आप इस कॉलम को कॉमन रखेंगे किसी भी डिकम्पोजिशन में तो वो डिकम्पोजिशन हमेशा आपका लॉसलेस होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नेम एंड डिपार्टमेंट नेम नाम से एक टेबल बना लें जिसमें नेम और डिपार्टमेंट रहे, और दूसरी टेबल बना लीजिए डिपार्टमेंट नेम सैलरी को कॉमन नहीं कर पाएंगे, फिर काम नहीं चलेगा। यही एक ऑप्शन है आपके पास, सॉरी, ठीक है। तो नेम सैलरी डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी बिल्डिंग बजट, ये डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस होगा। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं ये जो डिकम्पोजिशन से जो टेबल बनेंगे, लॉसलेस जो डिकम्पोजिशन मैंने बनाया, कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया आप नोट कर लीजिए, डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग एंड बजट एंड डिपार्टमेंट नेम नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। ये जो कॉमन दोनों टेबल्स हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए अलग अलग। तो आपने ये टेबल्स हैं, अब इनमें फंक्शन डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करिए। टेबल 1 जिसमें नेम सैलरी और डिपार्टमेंट नेम कॉलम है, इसमें फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या क्या है? नेम और डिपार्टमेंट नेम इस टेबल में दोनों मिलकर के की का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि दो पर्सन का नाम सेम होगा, सैलरी सेम अलग अलग हो सकती है। तो इसमें नेम और डिपार्टमेंट नेम की का काम करेंगे, ठीक है। और नेम से सैलरी आप डिटरमाइन कर नहीं सकते ओबियसली, तो नेम और डिपार्टमेंट नेम दोनों मिल करके आपके सैलरी कॉलम को फंक्शनली डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। नेम डिपार्टमेंट नेम विल फंक्शनली डिटरमाइन सैलरी। तो ये है आपके टेबल 1 में फंक्शन डिपेंडेंसीज। तो ओबियसली इसमें की क्या होगी? नेम एंड डिपार्टमेंट नेम विल बी द की पहले टेबल में। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टेबल T2। डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा है फंक्शनली और बजट को कर रहा है, तो डिपार्टमेंट नेम इज द की। ओके, सो अब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? सो पहले अगर आप इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में की क्या है? नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, और एक ही एफडी है इस टेबल में, नेम डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन सैलरी। तो इसमें दो, ये नेम और डिपार्टमेंट नेम प्राइम एट्रीब्यूट हो गए और सैलरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो ऑब्वियसली अब इसमें जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो क्या है? फुल है, कोई पार्शियल एफडी नहीं है। तो ये जो रिलेशन अब बनाया मैंने ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस रिलेशन। ये रिलेशन भी अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग को भी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है और बजट को भी डिटरमाइन कर रहा है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की एक सिंपल कंडीशन ये भी होती है कि अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है डिपार्टमेंट नेम जो है ना वही की है और की कंपोजिट नहीं है, एक ही एट्रीब्यूट है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। हायर में ना हो, थर्ड फोर्थ का गारंटी नहीं दे सकते, हालांकि ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब ये जो रिलेशन आपका बना डिकम्पोजिशन के बाद, ये रिलेशन आपके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गए। दोनों टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो जो डेटाबेस है वो भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। दो ही टेबल का डेटाबेस है तो दोनों ही आपके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गए। तो हम कह सकते हैं ये जो डेटाबेस है, दोनों टेबल का जो डेटाबेस है, अगर यही दोनों टेबल से बना है तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन में हम जनरली क्या करते हैं, अगर आप देखते हैं कि एक रिलेशन पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसे उस नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन करते समय ध्यान रखना है कि जो कॉमन कॉलम बना रहे हैं हम, ऐसा कॉलम जिसे हम कॉमन कर रहे हैं दोनों साइड, वो किसी एक टेबल में कोई सी में भी की का काम करे। तो मतलब है ऐसे कॉलम को ही हमें कॉमन रखना है जो एक टेबल में की हो। अगर ऐसा डिकम्पोजिशन आप बना लेते हैं देन दैट इज गुड।
और फिर आप चेक करिए कि अब रिलेशन बस नॉर्मल फॉर्म में आ गया है कि नहीं आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है तब भी नहीं आ पाता है, रेयरली होगा ऐसा, लेकिन डिकम्पोजिशन से आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया, ध्यान रखना है आपको, ये डेफिनेशन से एकदम क्लियर होना चाहिए। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन आपको आना चाहिए। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये भी आपको समझना है। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। ये सब आपको पता है अगर, और साथ साथ प्राइमरी की क्या होती है, की हम किसी भी रिलेशन में फंक्शन डिपेंडेंसीज कैसे निकालते हैं ये भी आपको आना चाहिए। जब आपको ये सब नॉलेज से इक्विप हो जाएंगे आप, एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके बेस पर आप अब नॉर्मलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, और डिकम्पोजिशन करके हायर नॉर्मल फॉर्म अचीव कर पाएंगे। सो नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर है तो आप चैट पे मुझे बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अगर अभी आप क्वेरी अपनी नहीं भेज पा रहे हैं, अगर टाइप करने में हो सकता है डिफिकल्टी हो, तो आप मुझे क्वेरी व्हाट्सएप पे ग्रुप पर भेज सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट डिस्कशन में उस क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो नाउ ये तो रहा हमारा अभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक डिस्कशन हो गया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर रिगार्डिंग फंक्शन डिपेंडेंसीज। तो अभी हम फिर से वापस फंक्शन डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने से बेटर है कि हम फंक्शन डिपेंडेंसी को और थोड़ा सा बेटर और समझ लें, और कॉन्सेप्ट उनके समझ लें। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर अभी हम नहीं जाएंगे। सो लेट्स टेक समथिंग फ्रॉम बुक। एक्चुअली क्या है कि फंक्शन डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं। अगर आपके पास कुछ इनिशियल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं, तो हम उससे और भी फंक्शन डिपेंडेंसीज निकाल सकते हैं। तो पहले हम वो रूल समझ लें, उसके बाद हम आगे अपने डिस्कशन में जाएंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक में एक एग्जाम्पल टेबल दी हुई है, ये वाला रिलेशन है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं आपकी बुक में। मेरे पास जो 6th एडिशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पेज नंबर 332 इस पर एक रिलेशन दिया हुआ है। सो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें एक प्रैक्टिस के तौर पर इस टेबल में जो जो भी फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड हो रही हैं, आप वो एफडीज को आप कंप्यूट करें। ठीक है, इसको पढ़ लें आप, और इसमें इन्होंने कुछ एफडीज को कंप्यूट कैसे करना है वो बताया हुआ है। सो आप इस एक्सरसाइज को कर लें। ओके, सो मैं फंक्शन डिपेंडेंसीज के कुछ एक्जियम्स पर आना चाहता था। तो एक्जियम्स मीन्स होता है कुछ रूल्स जिनकी मदद से आप एफडीज को कंप्यूट कर सकते हो। तो फंक्शन डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है ना, या एक्जियम्स आइडेंटिफाई करता है। उन रूल्स का इस्तेमाल हम जो है ना, अगर आपके पास कुछ इनिशियल सेट ऑफ एफडीज एक टेबल पर पता है, तो आप उससे बाकी की सारी एफडीज निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक रिलेशन पर बहुत सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज होल्ड हो सकती हैं। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कि क्या हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट दिया हो, तो हम उसकी मदद से क्या और एडिशनल फंक्शन डिपेंडेंसीज बिना टेबल को देखे हुए केवल कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए आर्मस्ट्रांग नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ रूल्स प्रपोज किए थे
जिन्हें हम उनके रेस्पेक्ट में आर्मस्ट्रॉन्ग एक्जियोम्स नाम से जानते हैं। यू कैन सी हियर। सो दीज आर द आर्मस्ट्रॉन्ग एक्जियोम्स, जिसमें उन्होंने 3 एक्जियोम्स एक्चुअली दिए हुए थे। सो ये एक्जियोम्स या रूल्स की मदद से हम एक्चुअली कुछ एडिशनल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। तो मान लीजिए कि एक रिलेशन है आर, कैपिटल आर, उसकी स्कीमा में लेट्स से ए बी सी डी और सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, और उस पर आपने एक सेट दो सेट है आपके पास, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा इज सबसेट ऑफ आर, बीटा इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। जो वो ये वही टर्मिनोलॉजी है जो हमने डेफिनेशन के टाइम पर भी देखी थी। सो लेट्स से कि आर, कैपिटल आर एक स्कीमा है और उस पर अल्फा और बीटा दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, आर से आपने सबसेट ले लिया है। नाउ सो ये जो 3 रूल्स हैं वो रूल कुछ इस तरीके से है। पहला रूल है आपका रिफ्लेक्सिविटी रूल। सो रिफ्लेक्सिविटी रूल क्या कहता है कि अगर अल्फा बीटा आपके पास 2 आर के सबसेट्स हैं, तो इफ अल्फा इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा, मतलब कहने का यह है कि ओके अल्फा एंड बीटा 2 आर के सबसेट हैं एंड कुछ ऐसे हैं वो कि बीटा जो है अल्फा का सबसेट है। सो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा को डिटरमाइन करेगा। सो सीधे सीधे इस रूल का मतलब यह है कि कोई भी अल्फा अपने सबसेट बीटा को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि डिपार्टमेंट नेम खुद डिपार्टमेंट नेम को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। सिमिलरली आप एक सबसेट ले लें, डिपार्टमेंट नेम एंड बिल्डिंग लेट से। तो डिपार्टमेंट नेम और बिल्डिंग ये अपने सबसेट को डिटरमाइन करेगा। सो डिपार्टमेंट नेम कॉमा बिल्डिंग का सबसेट क्या होगा? डिपार्टमेंट नेम अकेले। तो डिपार्टमेंट नेम कॉमा बिल्डिंग विल फंक्शनली डिटरमाइन डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट नेम कॉमा बिल्डिंग विल फंक्शनली डिटरमाइन बिल्डिंग। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर अल्फा है तो और राइट हैंड साइड में अल्फा का कोई सबसेट आ जाए, चाहे वो प्रॉपर सबसेट हो या खुद अल्फा हो, तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड होती है। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी रूल। अब आपको याद होगा यही आपकी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी की भी डेफिनेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिविटी रूल आपको एक्चुअली ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसीज देता है, क्योंकि आपको मालूम होगा ना ट्रिवियल एफडीज के अकॉर्डिंग ये वाला जो साइड है बीटा अल्फा का अगर सबसेट होता है तो हम उस एफडी को ट्रिवियल बोलते हैं। तो ये जो रूल है रिफ्लेक्सिविटी रूल, ये रिफ्लेक्सिव का आपको मतलब होगा, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है अगर उसमें एक एट्रीब्यूट उस रिलेशन से खुद से भी बंधा है। ए आर ए आपने ऐसे देखा होगा, ए इज सम एट्रीब्यूट, आर इज रिलेशन, तो ए आर ए, इसे बोलते हैं आप रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, सो वही रूल है। तो रिफ्लेक्सिविटी रूल का मतलब है कि अल्फा खुद या तो खुद को डिटरमाइन कर रहा है या अपने सबसेट को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रूल। तो रिफ्लेक्सिव रूल से आप कई सारी एफडीज निकाल सकते हो, हालांकि इससे जो भी एफडीज मिलेंगी आपको वो सब की सब कैसी होंगी? ट्रिवियल। ठीक है, तो जनरली हम इस रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आगे आगे हम जो है, बट यू शुड नो दिस रूल। ठीक है, हम इससे बहुत सारी ट्रिवियल एफडीज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ट्रिवियल एफडीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम इस रूल को कम यूज करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट रूल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसे हम ऑगमेंटेशन बोलते हैं, ऑगमेंटेशन रूल। So let's see what is this rule. So what this rule says that कि if alpha determines beta, that means अल्फा और बीटा एक अल्फा फंक्शन डिटरमाइन बीटा, ये एक एफडी है आपके पास। ठीक है, एंड गामा एक कोई एट्रीब्यूट है आर का सबसेट, अगेन गामा इज सम सबसेट ऑन आर। ठीक है, हल इनके बीच में कुछ भी कॉमन हो सकता है, दैट इज नॉट ए इशू। सो देन आपके पास एक ये एफडी है और एक गामा एक सबसेट है आर का, तो आप एक नई एफडी इससे बना सकते हैं, इस एफडी से और गामा से मिलकर के। क्या करेंगे आप? गामा को दोनों साइड आप जो है ऑगमेंट कर दीजिए। सो गामा अल्फा विल डिटरमाइन गामा बीटा, ये भी एफडी होल्ड होगी, मतलब ये वैलिड एफडी होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये एफडी दी है तो आप इसके साइड, दोनों साइड अगर एक एट्रीब्यूट को ऐड कर दें, ऑगमेंटेशन का मतलब है ऐड कर दें आप, तो ये सेट है ना दोनों साइड, तो सेट में मतलब यूनियन कर दें। सो एक एट्रीब्यूट को दोनों साइड यूनियन कर दें आप। सो गामा देखिए आपने इसे दोनों साइड ऐड कर दिया, तो इससे आपको एक जो फंक्शन डिपेंडेंसी मिलेगी ये भी एक वैलिड फंक्शन डिपेंडेंसी होगी, और ये नॉन ट्रिवियल एफडी होती है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल एफडी। तो अल्फा बीटा अगर नॉन ट्रिवियल एफडी है तो ये भी नॉन ट्रिवियल एफडी आपको मिलेगी। सो दिस रूल इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन रूल। देन नेक्स्ट रूल इज ट्रांजिटिविटी रूल।
ट्रांजिटिविटी रूल क्या कहता है, ये आपके ट्रांजिटिव रिलेशन जैसा है एकदम रूल, आपने देखा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन कुछ ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या कहा गया है आपसे कि लेट से आपके पास एक एफडी ये है, अल्फा बीटा को फंक्शनली डिटरमाइन करता है, और दूसरी एफडी ये है बीटा गामा को डिटरमाइन कर रहा है। आप देख रहे हैं दोनों एफडी में क्या कनेक्शन है, यहाँ राइट हैंड साइड में बीटा आया तो नेक्स्ट एफडी में बीटा लेफ्ट हैंड साइड है, दैट मीन्स अल्फा डिटरमाइन बीटा, बीटा डिटरमाइंस गामा, लाइक ए ब्रिज, है ना, ब्रिज स्टेप। सो अगर ये दो एफडी इस तरीके की हैं तो इससे आप नई एफडी निकाल सकते हैं कि अल्फा बाय ट्रांजिटिव रूल अल्फा विल डिटरमाइन गामा, ठीक है। तो ये एक आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ट्रांजिटिव रूल की तरह से है, तो इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिविटी रूल को बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, आपने ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा होगा, याद होगा आपको, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन ही है एक्चुअली। तो आपकी जो फंक्शन डिपेंडेंसीज है ये ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करती हैं। तो ट्रांजिटिव रूल के अकॉर्डिंग अल्फा डिटरमाइन बीटा अगर है और बीटा गामा को डिटरमाइन कर रहा है, ये दो एफडी अगर होल्ड हो रही हैं तो ये एफडी भी होल्ड होगी और ये वैलिड एफडी होगी। ओके, तो ये जो तीन रूल्स हैं, इन रूल्स की मदद से आप बहुत सारी एफडीज आप कंप्यूट कर सकते हैं एडिशनल, जो आपको नहीं पता है या आपने जो डायरेक्ट टेबल से नहीं देखी। जनरली हम टेबल में अगर एक एक करके रिकॉर्ड चेक करके एफडी चेक करेंगे तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाती है। तो वी वांट सम मैथमेटिकल एंड एल्गोरिथमिक वे। तो ये रूल हमें वो एल्गोरिथमिक वे ऑफर करते हैं जिनकी रूल की मदद से हम एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिक एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं, जो अगर हम उस सेट को, उस एल्गोरिथम को हम कुछ इनिशियल सेट ऑफ एफडीज दे दें तो ये बाकी की एफडीज और को भी कंप्यूट कर सकता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, लेट्स टॉक अबाउट दिस। जिस रूल में लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स आर साउंड एंड कंप्लीट। तो साउंड और कंप्लीट का मतलब ये है, साउंड का मतलब है कि ये रूल्स अगर आप लगाते हो, इन रूल्स से कोई एफडी कंप्यूट करते हो तो कोई भी इनकरेक्ट एफडी जनरेट नहीं होगी। ओके, ये रूल्स साउंड है, इसका मतलब है कि ये रूल लगा करके आप जो एफडी जनरेट करेंगे वो एकदम करेक्ट होंगे, किसी भी केस में इनकरेक्ट एफडी जनरेट नहीं होगी। दूसरा, ये रूल कंप्लीट भी है। कंप्लीट का मतलब यह है कि इन रूल्स, यही तीन रूल आपके पास पर्याप्त हैं, इनसे सारी ऑल पॉसिबल एफडीज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स को हम साउंड एंड कंप्लीट बोलते हैं, बिकॉज इन्हीं तीनों रूल की मदद से आप एक टेबल में जितनी भी पॉसिबल एफडीज हैं उनको कंप्यूट कर सकते हो, पहली चीज़, और किसी रूल की ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर 2, ये रूल कभी भी इनकरेक्ट एफडी आपको नहीं देंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स आर साउंड एंड कंप्लीट। तो साउंड का मतलब है कि कोई भी ये इनकरेक्ट एफडी आपको नहीं देंगे, और कंप्लीट का मतलब है ये रूल सफिशिएंट हैं, इनके अलावा आपको किसी और रूल की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी मदद से ऑल पॉसिबल एफडीज कंप्यूट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये साथ इन रूल्स को लगाने के लिए कुछ इनिशियल सेट ऑफ एफडीज आपके पास होना चाहिए। ओके, सो नाउ आई वांट टू गिव यू वन डेफिनेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एफ प्लस कुछ लिखा हुआ है, सो एफ प्लस एक एक्चुअली डेफिनेशन है। so let me remove this annotation and then I will move back. so actually क्या होता है कि sometimes अगर आपको फंक्शन डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है तो इनपुट के तौर पर आपको कुछ सेट ऑफ एफडीज पता होना चाहिए। सो अज्यूम कर लीजिए कि एक टेबल है, स्कीमा है, स्मॉल आर आर कैपिटल आर, सॉरी, सो ये एक स्कीमा है जिसमें कैपिटल आर इज द स्कीमा, और इस पर आपको एक स्मॉल सेट ऑफ एफडीज पता है। सो लेट्स से कैपिटल एफ एक सेट पता है आपको। सो आपके पास कुछ सेट ऑफ एफडीज आपको पता है, यहाँ पे उसे स्मॉल एफ से दर्शाया हुआ है। सो लेट्स से यू नो एफ, एक एफ, एफ क्या है, एक सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज है जिसमें कुछ सेट ऑफ एफडीज आपके पास है, छोटा सा सेट है ये, कुछ आइटम्स है, फाइनाइट सेट है। क्या है इसमें, कुछ एफडीज आपको पता है जो इस आर पर होल्ड हो रही हैं, और ये आपने टेबल को देख करके या टेबल की प्रॉपर्टीज को समझ के कुछ सेट ऑफ एफडीज निकाल लिया। नाउ कई बार आप जब ऑब्जर्व करके एफडीज निकालते हो तो चूंकि सेट एफडीज का जो सेट है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप सारी एफडी हो सकता है नहीं कंप्यूट कर पाए, क्योंकि कुछ एफडीज आपसे मिस हो जाए। सो नाउ वी वांट टू हैव ए मैथमेटिकल
वे और सम एल्गोरिथम जो आपको ये एफ अगर हम उसे इनपुट दे दें तो ऑल पॉसिबल एफडीज आपको ये कंप्यूट करके दे दे। तो इसके लिए हमने पहले कुछ डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन दी, वो है ऐप का क्लोजर। तो एक डेफिनेशन है ऐप क्लोजर, इसे हम ऐप प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐप प्लस का मतलब है ऐप क्लोजर, ठीक है, ऐप क्लोजर या क्लोजर ऑफ ऐप, CLOSURE, ऐप क्लोजर। ऐप क्लोजर तो क्या है, आपके पास एक सेट है और ऐप क्लोजर का मतलब है ये आर पर जितनी भी एफडीज पॉसिबल है उन सब का सेट है। तो ऐप क्लोजर का मतलब क्या है, ऐप क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट होल्ड्स ऑन दिस रिलेशन स्कीमा आर। ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन, ऐप क्लोजर is the set of all functional dependencies that can hold or that can be satisfied by schema R। ठीक है, तो ऐप और ऐप क्लोजर में अंतर क्या है, ऐप में एक स्मॉल सेट ऑफ एफडीज है जो आपने टेबल को ऑब्जर्व करके कुछ आइडेंटिफाई की, लेकिन ऐप में सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ बहुत सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज ऐसी हो जो आपकी इमेजिनेशन में नहीं आई या आपका उन पर ध्यान नहीं गया और आपने उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया। तो आपने एक स्मॉल सेट एफ आइडेंटिफाई किया। नाउ आपका ऑब्जेक्टिव है एफ से एफ प्लस पता करना, और आपको ध्यान रखना है एफ इज द, ये जो एफ है ये आपके एफ प्लस का सबसेट है। तो एफ प्लस क्या है, सुपरसेट है एफ का। नाउ ये एफ जो है स्मॉल एफ, एफ का प्रॉपर सबसेट हो सकता है और सिंपली सबसेट हो सकता है, डिपेंड्स कि आपने एफ में कितनी एफडी निकाल ली है। सो नाउ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके पास ये एफ है जिसमें कुछ ही एफडीज आपको पता है, दैट मीन्स एफ इज द सेट ऑफ ओनली सम ऑफ द एफडीज जो आर पर होल्ड हो रही हैं और आपको ये पता है। नाउ आप चाहते हैं कि हम एफ से एफ प्लस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, यू वांट टू कंप्यूट एफ प्लस। सो ऑब्वियसली कंप्यूट करने के लिए आपको कोई मैकेनिज्म चाहिए एफ क्लोजर निकालने के लिए। सो एफ क्लोजर क्या है, एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एफडीज जो आर पर होल्ड होती हैं। सो इस केस में व्हाट वी विल डू, so in this case what we will do, we will use these आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स को यूज करके एफ से एफ प्लस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दीज एनोटेशंस। सो ये जो तीन रूल्स हैं, इन रूल से आप एडिशनल एफडीज निकाल सकते हैं। सो इसके बाद मैं लेट मी टॉक अबाउट दीज थ्री रूल्स ऑल्सो। ये तीन रूल एडिशनल रूल्स हैं, ध्यान रखना है ये रूल्स एडिशनली है। आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स कंप्लीट है, बट कई बार आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स एक टाइम बाद लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको नई एफडी निकालने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो तीन और एडिशनल रूल्स हैं जिनसे आप और नई एफडी निकाल सकते हैं अगर आपको एक एग्जिस्टिंग सेट ऑफ एफडीज दिया हुआ है। सो वो रूल है यूनियन रूल पहला। तो यूनियन रूल क्या कहता है कि अल्फा डिटरमाइन बीटा एक एफडी आपके पास है, एंड एक एफडी ये है कि गामा, सॉरी अल्फा डिटरमाइन गामा। सो आप देख रहे हैं अगर आपके पास दो एफडी ऐसी हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड सेम हो और राइट हैंड साइड अलग अलग हो, लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों साइड अल्फा है, सो यू हैव अल्फा बोथ द साइड, ओके। सो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, चूंकि ये दोनों सो इन दोनों को कंबाइन करके आप नई एफडी बना सकते हैं। क्या करेंगे आप, नई एफडी क्या बनेगी, अल्फा डिटरमाइंस बीटा गामा। तो अब आप सोचोगे यहाँ अल्फा दो बार क्यों नहीं लिखा। तो अल्फा दो बार लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, अल्फा इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो सेट में रिपीटेशन नहीं किया जाता है, तो इसलिए एक ही बार अल्फा लिखा है, सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट।
सो अल्फा डिटरमाइन बीटा गामा नई एफडी निकलेगी। इसका मतलब क्या है, आप दोनों को इन दोनों का यूनियन कर देते हैं, लेफ्ट साइड का यूनियन कर दिया लेफ्ट साइड के दोनों के साथ, और इसका राइट राइट का यूनियन कर दिया, तो नई एफडी आ गई। तो ये एफडी आपने बनाई यूनियन रूल से। एक दूसरा रूल है डिकम्पोजिशन रूल। ओके, तो डिकम्पोजिशन रूल क्या कहता है, ये ऑगमेंटेशन रूल का उल्टा है, अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक एफडी है अल्फा डिटरमाइंस बीटा गामा, तो आप इससे दो एफडी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इस एफडी को ब्रेक कर दीजिए इन दो एफडीज में, अल्फा डिटरमाइन बीटा ये वाला ले लीजिए और अल्फा डिटरमाइन गामा, दो एफडी बना सकते हैं। तो इससे ये दो नई एफडी बन जाएंगी। ये एफडी अगर आपको पता है तो यू कैन कम अप विद दिस टू न्यू फंक्शन डिपेंडेंसीज। नाउ अब तीसरा रूल है सूडो ट्रांजिटिविटी। ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स लगता है, तो सो ये ट्रांजिटिव रूल जैसा कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए हम इसे सूडो बोलते हैं। सूडो ट्रांजिटिव मतलब फेक ट्रांजिटिव, एग्जैक्टली ट्रांजिटिव रूल नहीं है ये, बट इट लुक्स लाइक। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझिए। सपोज आपके पास एक एफडी है अल्फा डिटरमाइन बीटा, दूसरी एफडी है गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा कोई और सबसेट है आर का। अब आप यहाँ इमेजिन देखिए थोड़ा सा ध्यान से, दो एफडीज हैं अल्फा डिटरमाइन बीटा एंड गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा। तो आप देखेंगे ये एफडीज में कनेक्शन देखिए, दोनों साइड बीटा कॉमन है, इसका बीटा राइट हैंड साइड वाला कॉलम यहाँ आ रहा है, साथ में एक एडिशनल कुछ एट्रीब्यूट गामा आ रहा है। एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, मोर देन वन हो सकते हैं, और ये किसी और एट्रीब्यूट डेल्टा को जो है सेटिस्फाई डिटरमाइन कर रहा है। तो इनसे आप एक नई एफडी बना सकते हैं, गामा अल्फा डिटरमाइन डेल्टा। सो आपने एक्चुअली किया क्या है यहाँ पर, ये जो बीटा है, क्योंकि आपको मालूम है इस बीटा को अल्फा डिटरमाइन कर रहा है, तो आप इस बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं और आपको नई एफडी मिल गई। यहाँ पे इस बीटा को आपने हटाया और अल्फा लिख दिया, सो अल्फा गामा डिटरमाइन डेल्टा। तो ये रूल कहलाता है सूडो ट्रांजिटिविटी। ओके, सो लेट्स क्लोज हियर, आपका अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा। सो नाउ आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ एक और, वो ये है कि आपको एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इस पेज पर। आई होप सब लोग आप देख रहे होंगे, इस पेज पर जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें करके दिखाया हुआ है, आपको इसको गो थ्रो करना है। सो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, और फिर थर्ड फॉर्म भी हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करना है। ओके, सो अगर आपकी कोई क्वेरी है, सो प्लीज़ सेंड मी द क्वेरी ऑन व्हाट्सअप, और नेक्स्ट डिस्कशन में जो कि कल होगा, अगेन सेम टाइम पर कल मिलेंगे हम, उस टाइम आप पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए सब लोग, ओके, क्योंकि बिना स्टडी के आप नहीं समझ पाएंगे चीज़ें। सो ओके, लेट्स क्लोज। सो we'll meet on tomorrow at the same time, and सेंसर नेटवर्क का क्लास पॉसिबली मुझे लग नहीं रहा है कि आज हो पाएगा। सो अगर आप 2 बजे आप अवेलेबल हो जाएं, देन वी कैन शेड्यूल द क्लास ऑन टुडे 2 PM। अगर आप लोग एग्री हो तो मुझे कुछ देर में व्हाट्सअप ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। सो मैं 2 बजे से फिर क्लास लूँगा सेंसर नेटवर्क के लिए, अगर आप लोग फ्री हो। सर 2 बजे से क्लास अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग कल कर सकते हैं, नॉट इशू। या और कोई टाइम हो इवनिंग में भी आप अगर चाहो तो कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करके मुझे बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिएगा, टाइमली इन्फॉर्म करना लेकिन, ओके। नहीं तो फिर कल देखेंगे ही हम। ओके, ठीक यस सर।